हेलो बच्चों। आज हम फिर वापस मिल रहे हैं हमारे सेम टॉपिक सेपरेशन टेक्निक्स के साथ। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमने कौन कौन सी टेक्निक्स देख कर ली हैं। हम सब्लिमेशन के बारे में बात कर चुके हैं, मैग्नेट का यूज़ देखा, सॉल्वेंट्स के बारे में देखा जिसमें हमने कार्बन डाइसल्फाइड यूज़ किया था, फिल्ट्रेशन देखी। इन केस ऑफ होमोजीनस सॉल्यूशन फिल्ट्रेशन काम नहीं करती, हेट्रोजीनस में काम करती है। उसके बाद हमने देखा होमोजीनस में अगर हमें सेपरेट करना है तो वी कैन डू इवेपोरेशन, और अगर कोलाइडल सॉल्यूशन है विच अपीयर्स टू बी होमोजीनियस लेकिन होते हैं हेट्रोजीनस, तो वहाँ हम करते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। एग्जाम्पल हमने देखा था इन केस ऑफ ब्लड, जो अगर हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं और टेस्ट कराते हैं तो सेंट्रीफ्यूगेशन की जाती है। अगर आप मिल्क देखते हो उसमें से फैट निकालना है, क्रीम निकालनी है, तो हम सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। अगर हमारे पास होमोजीनियस मिक्सचर है, हम उसे फिल्टरेशन कर लिया, हमने उसकी वेपोरेशन की, तो हमें जो सॉलिड मिलता है ज़रूरी नहीं कि वो प्योर हो। उसे प्योरीफाई करने के लिए फर्दर हम एक मेथड करते हैं क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें हम ये देखते हैं कि जितने भी आपके सॉल्यूबल सॉल्यूट्स रहते हैं, सॉलिड होते हैं वाटर के अंदर या लिक्विड के अंदर, हम उसे बॉईल करते हैं। कब तक बॉईल करते हैं? जब तक वो कॉन्सेंट्रेटेड हो जाए, थोड़े से थिक हो जाए। फिर हम उसे बिना कुछ हिलाई डुलाए कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। जो हमारे पास नीचे डिपॉजिट या क्रिस्टल्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रिस्टलाइजेशन, और वो प्योर सॉलिड होते हैं। आज हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट ऑफ द मेथड्स क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एंड सेपरेटिंग फनल। इनका यूज़ हम कहाँ देखते हैं, तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं। सबसे पहले हम क्रोमेटोग्राफी। बच्चों, क्रोमेटोग्राफी के अंदर हमारे पास बहुत सारी मेथड्स होते हैं जो आप हायर क्लासेस में देखेंगे। यहाँ हम जो पढ़ेंगे वो बहुत सिंपल मेथड पढ़ेंगे क्रोमेटोग्राफी का, जिसे हम बोलते हैं बेसिकली पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी, इसमें हमने क्या करना है, बहुत सिंपल मेथड है जिसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसके अंदर कितनी तरह के सॉल्यूट्स अवेलेबल हैं। और इसको हम करते क्यों हैं? इट इज़ टू सेपरेट टू सॉलिड्स इन वन लिक्विड। मान लीजिए आपने एक पेपर के अंदर रेड इंक में, एक पानी के अंदर रेड वाली इंक भी डाल दी और साथ में ब्लू इंक भी डाल दी। अब मुझे कैसे पता चलेगा इसमें दोनों हैं? सो उसको निकालने के लिए इन दोनों मेथड, चीज़ों को डिसॉल्व जो हुई हैं उनको सेपरेट करने का, आइडेंटिफाई करने का तरीका है बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब इसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, देखिए हम इसमें प्रिंसिपल यूज़ करेंगे डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी का। डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी हमने पढ़ा था। सॉल्युबिलिटी क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो हम किसी भी सॉल्वेंट में डाल सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम वही देखेंगे, कितना सॉल्यूट है उस पर डिपेंड करेगा, कितना उसमें घुलता है सॉल्वेंट में, उस पर डिपेंड करेगी हमारी क्रोमेटोग्राफी। सो देखो क्या करेंगे हम इसमें। हमने एक पेपर लिया, करेक्ट, और उस पेपर के ऊपर हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली। इस लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने यहाँ पर एक स्पॉट लगाया, और ये स्पॉट किसका है? उस सॉल्यूशन का स्पॉट है। उस सॉल्यूशन का हमने एक ड्रॉप यहाँ लाल डाल दिया है। सो दिस इज द डाई विच इज अ मिक्सचर ऑफ मोर देन वन सॉलिड इन सॉल्वेंट इन वाटर। ठीक है, तो हमने सिंपल एक डाई का मिक्सचर लिया है। लेटर से हमारे पास कुछ भी था, हमने उस डाई को यहाँ लगा दिया, चिपका दिया इसके ऊपर। अब हमने क्या किया, एक बीकर लिया। इस बीकर के अंदर हमने थोड़ा सा पानी मिलाया, क्योंकि हमने क्या लिया, एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट ले लिया। वाटर क्या है बच्चों, हमें पता है, इट इज़ अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट, करेक्ट। हमने पानी ले लिया और इस पेपर को हमने इस पानी के अंदर डिप करना है। देखिए कैसे डिप करना है। हम इस पेपर को इस तरह से डिप करेंगे बच्चों कि ये जो लाइन है ये यहीं पे रह जाए, पानी में डूबनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जो पेपर है ये पानी को ऊपर की तरफ एब्जॉर्ब करेगा। अगर हम पानी यहाँ रखें और थोड़ा सा पानी यहाँ डाल दें तो पेपर पे वो स्प्रेड होने लगता है। सिमिलरली यहाँ भी क्या करेंगे, पेपर को जस्ट डिप करना है इसके अंदर। दिस शुड बी अबव द वाटर लेवल। नाउ व्हाट विल हैपन, स्पीकर के अंदर हमने देखा जो पेपर हमने डाला था उसके अंदर
हमें अलग अलग लेवल के ऊपर कुछ कलर्स मिल गए। लेट अस से यहाँ पे हमें रेड कलर मिल गया, यहाँ पे से ब्लू मिल गया, यहाँ पे हमें ग्रीन कलर मिल गया, ठीक। और ये था हमारा वो स्ट्रिप जो पानी में हमने हल्का सा डुबोया हुआ था, करेक्ट। और ये था मेरा वो ड्रॉप। उसके ऊपर मुझे कुछ कुछ कलर्स दिखने लगे। ऐसा क्यों हुआ? ड्यू टू सॉल्युबिलिटी डिफरेंस। तो एक बार फिर से देखते हैं। हमने एक पेपर लिया, दिस इज कॉल्ड एज, इट इज अ स्पेशल पेपर बेटा, इट इज कॉल्ड एज क्रोमैटोग्राफी पेपर। ये कोई सिंपल पेपर नहीं है, इट इज़ जस्ट लाइक अ पेपर जिसके अंदर आपने शायद नहीं यूज़ किया, एक ब्लॉटिंग पेपर आता है। ब्लॉटिंग पेपर कैन एब्जॉर्ब वाटर वेरी हाईली, वेरी इन अ लार्ज क्वांटिटी। तो हम लोग जब छोटे होते थे तो फाउंटेन पेन जब यूज़ करते हैं तो हम ब्लॉटिंग पेपर को यूज़ करते थे ताकि अगर इंक स्प्रेड हो गई तो वो उसको एब्जॉर्ब कर ले और शीट के ऊपर ना फैले। तो ये कुछ उस तरह का पेपर होता है क्रोमैटोग्राफी पेपर। हमने इसके ऊपर एक इंक का ड्रॉप डाला, ड्रॉप ऑफ डाई इसके ऊपर डाल दिया। फिर उसको हमने वाटर में इस तरह से डिप किया दैट द स्पॉट इज अबव, द स्पॉट इज अबव वाटर लेवल। पानी में डूबना नहीं चाहिए, स्पॉट को पानी नहीं लगेगा। नाउ जब ये पानी ऊपर तक पहुंच गया, हमने इस पेपर को यहाँ से निकाल लिया, पानी में से इस पेपर को निकाल लिया, पेपर यहाँ है और उसको ड्राई कर लिया, यानी कि पेपर को पानी में से निकाल के सेपरेट कर दिया। When water reaches top of the paper, remove from water और from glass, उसमें से उसको निकाल देंगे हम लोग, ठीक है। इस तरह का एक्सपेरिमेंट आपको आपकी बुक में भी दिखाई देगा। लुक एट दिस डायग्राम इन योर बुक। आप देख रहे हैं देयर इज़ अ स्पॉट ऑफ इंक ओवर हेयर, और हमने पेंसिल से एक लाइन ड्रॉ कर ली थी, और ये हमारा वो फिल्टर पेपर वाला स्ट्रिप है। एग्जैक्टली हम अगर क्रोमैटोग्राफी पेपर नहीं ले रहे तो हम सिंपल फिल्टर पेपर भी ले सकते हैं। इस फिल्टर पेपर को देखो हमने क्या किया, इसके अंदर डिप किया सच दैट ये वाटर है और ये स्पॉट जो है वो पानी में नहीं लग रहा, और इस पेपर से को हमने ऊपर एक ग्लास के रॉड के साथ स्टिक करके रख दिया। आइदर यू कैन होल्ड फॉर सम टाइम और यू कैन स्टिक विद द ग्लास, ताकि इसमें लटका रहे। जितनी देर तक पानी यहाँ ऊपर तक ना पहुँच जाए, यहाँ तक पानी जब नहीं पहुँच जाता तब तक हम इसको इसमें रखेंगे। जब पानी यहाँ तक पहुँच गया, पूरा पेपर फिल्टर पेपर आपका गीला हो गया, उसके बाद इसको निकाल लिया जाता है और फिर हम इसको चेक करते हैं। ये देखिए पानी है, पानी के ऊपर ये स्पॉट पानी से ऊपर है। दिस इज़ द स्ट्रिप ऑफ दैट फिल्टर पेपर एंटायर। ये आपका जार रहा जिसके अंदर आपने इस पानी को और फिल्टर पेपर को डाला है। ये पेपर क्लिप्स लगाए हैं ताकि इस ग्लास रॉड से इसको कनेक्ट किया जा सके। तो दिस इज़ हाउ वी डू द क्रोमैटोग्राफी इन योर लैब। सो आप देखेंगे जो कलर आपको पहले मिल जाए, जो कलर आपको पहले मिलेगा दैट विल बी मोर सॉल्युबल। सो वी कैन से दैट द कलर which is more soluble in water rises faster. The color which is more soluble in water which is going to rise faster. So हम ये कह सकते हैं कि रेड कलर जो है it is more soluble क्योंकि ये ऊपर तक चला गया। ग्रीन इज लेस सॉल्युबल बिकॉज ये नीचे ही रह गया। सो जो ऊपर चढ़ जाएगा वो ज़्यादा सॉल्युबल होगा, यानी कि दूर तक पानी के साथ ट्रैवल जो करे वही सॉल्युबल होगा। अभी तक हम कर रहे थे कि सॉलिड के अंदर लिक्विड अगर है तो उसकी सेपरेशन कैसे करनी है। अब हम बात करेंगे लिक्विड के अंदर अगर एक लिक्विड है तो उसकी सेपरेशन कैसे करेंगे। इसके अंदर बच्चों हमारे पास दो ऑप्शंस आती हैं। एक है टू इमिसिबल लिक्विड्स, और दूसरी हमारे पास आते हैं ऑप्शंस टू मिसिबल लिक्विड्स। यूज़ करने के लिए मैं सिंपल बात भी यूज़ कर सकती हूँ, बट आपकी बुक्स में वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, सो एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट डज दीज वर्ड्स मीन। टू इमिसिबल और मिसिबल लिक्विड का मतलब है
मिसिबल का मतलब है जो आपस में एक दूसरे के साथ बिल्कुल घुल मिल जाएं, यानी कि जिनकी डेंसिटी सेम हो। डेंसिटी डिफरेंस इज वेरी लेस। और टू इमिसिबल मतलब जो डिजॉल्व एक दूसरे में ना हो, यानी कि इनका डेंसिटी डिफरेंस ज़्यादा होगा। डेंसिटी डिफरेंस होने की वजह से ही ये डिजॉल्व नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, पानी के अंदर ऑयल कभी मिक्स नहीं होता, करेक्ट, क्योंकि हमें मालूम है ऑयल की डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी कम है, करेक्ट। सो चलिए पहले हम देखते हैं टू इमिसिबल लिक्विड्स को कैसे सेपरेट करना है। टू इमिसिबल लिक्विड्स को हम सेपरेट करते हैं बच्चों, उसके लिए हम यूज़ करेंगे सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल के अंदर हमने क्या किया, एक स्पेशल टेक्निक की शेप की फनल मिलती है हमें, लाइक दिस। और इस फनल के नीचे एक नोजल लगी होती है, हम जो इसे कंट्रोल कर सकते हैं, जस्ट लाइक अ टैप, करेक्ट। इस नोजल को हम एक टेक्निकल नाम भी देते हैं, विच इज़ कॉल्ड एज स्टॉप कॉक। केमिस्ट्री के लैब में जब देखोगे तो आपको आराम से दिखाई पड़ेंगी ये स्टॉप कॉक, बिल्कुल एक बटन, एक टैप की तरह होती है। अब मान लीजिए यहाँ पे हमने वाटर डाल दिया और इसके ऊपर हमारे पास क्या है, लेट अस से कैरोसिन ऑयल। अब आपने देखा है कैरोसिन ऑयल जो है इट फ्लोट्स ऑन वाटर। क्यों? एनीथिंग विच फ्लोट्स ऑन वाटर का मतलब है उसकी डेंसिटी वाटर से कम मिलेगी हमें। और इसके अंदर हमने यहाँ ऊपर इसको बंद कर रखा है घड़ई की तरह। दिस इज वॉट हाउ वी हैव क्लोज्ड इट। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। नीचे हमने एक बीकर रख दिया, करेक्ट। इस बीकर के अंदर आपने क्या किया, आपने स्टॉप कॉक को खोला, पानी नीचे आना शुरू करेगा। द मोमेंट इसके अंदर से वाटर आके यहाँ खड़ा हो गया, सारा निकल आया, तो यहाँ एक ऊपर से लेयर बच जाएगी जिसमें कैरोसिन पड़ा रहेगा। सो दिस इज हाउ वी कैन सेपरेट टू डिफरेंट लिक्विड्स फ्रॉम वन अनदर ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेंसिटी। सो इसमें अगर कोई पूछता है आपसे व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ यूजिंग separating funnel, so it is the difference in densities. Difference in densities of two immiscible liquids. Heavier or denser liquid is separated by opening stopcock till it empties in water in beaker. This empties in beaker and only less dense liquid remains in the funnel. So यहाँ पानी सारा इसमें आ जाएगा, कैरोसिन ऊपर रह जाएगा एंड वी कैन इजीली सेपरेट इट। सो दिस इज व्हाट इज सेपरेटिंग फनल। देखिए आपकी बुक के अंदर भी एक डायग्राम बना हुआ आपको मिलेगा। स्टॉपकॉक है, वाटर है, कैरोसिन ऑयल है, दिस इज कॉल्ड एज द सेपरेटिंग फनल। दिस होल इक्विपमेंट इज सेपरेटिंग फनल एंड नॉट जस्ट दिस वन। आप इसमें सेपरेट कर सकते हो इजीली दी टू इमिसिबल लिक्विड्स को, आराम से आप सेपरेटिंग फनल यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। इसे हम प्रैक्टिकली यूजेस क्या है इसके, कहाँ कहाँ यूज करते हैं। पहला तो हमने बोला है ऑयल फ्रॉम वाटर इज सेपरेटेड बाय दिस टेक्निक, हमें कोई और मेथड की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। नंबर 2 आप देखेंगे एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन from its ores, आप कह सकते हो ड्यूरिंग और इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम इट्स ओर हम क्या करते हैं, दी लाइटर स्लैग जो है बच्चों, इट इज़ द रेजिड्यू पार्ट
During this extraction process, lighter slag is removed from heavier मोल्टन आयरन. मोल्टन मतलब समझते हैं मेल्टेड. ठीक है, गर्म होती है भट्टी आपकी, तो आयरन जो है वो मेल्ट कर जाता है, तो मोल्टन आयरन नीचे आ जाता है, वहाँ से उसको निकाल लेते हैं, स्लैग ऊपर रह जाती है, एंड वी जस्ट एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट्स ओर्स इन दिस वे. अब जिनमें बच्चों डेंसिटी डिफरेंस लेस होता है उसको हम कैसे सेपरेट करते हैं? उसको सेपरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं दो मेथड स्टूडेंट्स. वन इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और अदर है हमारे पास सिंपल डिस्टिलेशन. इन दोनों मेथड्स को यूज़ करते हैं हम इन केस ऑफ मिसेबल लिक्विड्स, यानी कि जो आपस में पूरी तरह से घुल जाते हैं. लाइक आपने देखा होगा, एग्जाम्पल देखते हैं ऐसे लिक्विड्स की क्या है. पानी के अंदर आप एसीटोन मिला लीजिए, पानी के अंदर आप अल्कोहल मिला दो, है ना. ऐसी चीज़ों को सेपरेट करना मुश्किल हो जाता है बाय सिंपल सेपरेटिंग फनल, क्योंकि उनकी डेंसिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है. तब हम यूज़ करते हैं डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. अब देखिए, डिस्टिलेशन का यूज़ हम टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए भी करते हैं एंड ऑल्सो फॉर सॉलिड लिक्विड. दोनों का एग्जाम्पल आपको बताते हैं हाउ. सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन के लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं टू इसका प्रिंसिपल क्या है, काम कैसे कर रहा है. बच्चों, डिस्टिलेशन के अंदर हम क्या करते हैं, अ प्रोसेस ऑफ हीटिंग अ लिक्विड टू वेपर. हम एक लिक्विड को पहले वेपर में कन्वर्ट करते हैं एंड देन कूलिंग टू गेट लिक्विड बैक. सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हमने एक लिक्विड को हीट किया यानी कि इवेपोरेट किया, तो हमने क्या बना दिया, वेपर. करेक्ट. और फिर हमने वेपर की कंडेंसेशन की, तो हमने क्या बना दिया, वापस से लिक्विड. ठीक है जी. दिस लिक्विड जो अब हमें मिलेगा, हम इसको ऐसे मार्क कर सकते हैं, दिस इज माई स्टेप नंबर 1 एंड दिस इज माई स्टेप नंबर 2. स्टेप नंबर 2 के बाद हमें जो लिक्विड मिल रहा है, दिस लिक्विड इज कॉल्ड एज डिस्टिलेट. इसे हम क्या बोल रहे हैं, डिस्टिलेट. आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे हमने मान लीजिए कुछ रोज़ की पेटल्स ली, उसको पानी में मिक्स किया, उसको बॉईल कर दिया, बॉईल करके वेपर्स में कन्वर्ट हुआ, ठंडा किया, तो हमें क्या मिल गया, गुलाब जल. नाउ द रोज वाटर दैट वी यूज इज द डिस्टिलेट. ठीक है. एट द सेम टाइम इसका एक और बेसिक प्रिंसिपल है जो हमें ध्यान रखना है. एक तो ये हमारा हो गया कि हमने इवेपोरेट किया और कंडेंसेट किया. जब हम टू मिसिबल लिक्विड्स के लिए इसको करते हैं बच्चों, तो हमें ध्यान ये रखना होता है, द टू लिक्विड्स should have difference in their boiling point not less than 25 डिग्री सेल्सियस. कम से कम 25 डिग्री सेल्सियस का उनमें उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना ज़रूरी है टू यूज़ डिस्टिलेशन प्रोसेस. अभी हम देखते हैं कि ऐसा क्यों है. जब हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा. चलिए हम देखते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं. सबसे पहले हमने एक राउंड बॉटम फ्लास्क लिया, ओके, और इसके अंदर हमने अपना मिक्सचर डाल दिया. किसका मिक्सचर है, वाटर का एसीटोन के साथ. ठीक है. इस मिक्सचर को हमने डाल दिया और इसको हमने एक स्टैंड के ऊपर रख दिया.
ये रहा ट्राइपॉड आपका, और ये आपने नीचे इसके बंसन बर्नर लगा दिया। करेक्ट। इसी के साथ हमने यहाँ एक स्टैंड लगाना है बच्चों, क्योंकि ये हवा में तो रहेगा नहीं, वी हैव टू हैव अ स्टैंड। तो ये रहा हमारा स्टैंड। इस स्टैंड के थ्रू हमने यहाँ पर एक क्लैंप लगाया है ताकि हमारी वेसल जो है वो टिकी रहे। ठीक है जी। चलिए, अब हमने क्या किया, इसके अंदर एक थर्मोमीटर लगा दिया। यहाँ हमने एक थर्मोमीटर लगाया है। अब थर्मामीटर क्यों लगाया ये आप समझ गए होंगे, क्योंकि मुझे टेम्परेचर चेक करना है, कितना बढ़ा है कितना नहीं बढ़ा है। सो आई एम जस्ट गोना ऐड अ थर्मोमीटर हेयर। क्योंकि मैंने आपको बोला है बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस जो है वो मोर देन 25 डिग्री होगा, तो मेरे लिए आसान है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से क्लियर करना। सो दिस इज माई डिस्टिलेशन फ्लास्क। ओके, अब हमने क्या किया, यहाँ पे एक रबर कॉक लगा दी ताकि यहाँ से कुछ भी बाहर ना जा सके, और हमने यहाँ से एक डिलीवरी ट्यूब निकाली लाइक दिस। ठीक, इस डिलीवरी ट्यूब के पास से हमने कंडेंसर लगाना है, क्योंकि हमने कंडेंसेशन कॉज करनी है। और यहाँ भी हमने एक रबर कॉक लगा देनी है, नथिंग शुड एस्केप आउट ऑफ इट। ठीक, अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कंडेंसर लगा दिया। और ये डिलीवरी ट्यूब इसमें से पास करेगी। करेक्ट। और इस डिलीवरी ट्यूब को मैंने एक बीकर के अंदर ड्रॉप कर दिया। करेक्ट, ये आ गया मेरा बीकर, और इसको कंडेंसर को यहाँ से हमने एक एग्जिट पॉइंट पे दे दिया। करेक्ट। अब देखो क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने इस मिक्सचर को रखा, टेम्परेचर को बढ़ाया, जैसे ही बढ़ाया वेपर्स बनेंगे, वेपर्स यहाँ से पास करेंगे। ये कंडेंसर जो है बच्चों, इसमें क्या हो रहा है, हम यहाँ से ठंडा पानी डाल रहे हैं। दिस इज ए वाटर इनलेट फॉर कोल्ड वाटर, और यहाँ से गर्म पानी बाहर निकल जाएगा। हम बार बार इसके अंदर पानी जो है वो चेक करेंगे कि ठंडा रहना चाहिए। करेक्ट। और इसका ये हो गया आपका कंडेंसर। करेक्ट। अब हमने क्या किया, दिस इज योर डिस्टिलेट। हमने क्या करना है, देखिए वाटर का और एसीटोन का अगर हम बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे, ठीक है जी, तो एसीटोन जल्दी उड़ जाएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है इज लोअर, और इसका बॉइलिंग पॉइंट तो हमें मालूम ही है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका कम होता है, काफ़ी कम रहता है इसका। तो जैसे ही आपने इसको हीट किया, यहाँ से एसीटोन उड़ के एसीटोन के जो वेपर्स हैं वो आपके इस डिलीवरी ट्यूब से अंदर की तरफ आए। जब इसमें से पास कर रहे हैं तो वो ठंडे हो गए। जब ठंडा होगा तो ड्रॉप बाय ड्रॉप एसीटोन यहाँ आके कलेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन in case of water and acetone having the boiling point difference of 25 डिग्री more than 125 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। अब देखिए, अगर ये तो होगा इन केस ऑफ टू इमिसिबल लिक्विड। अगर मुझे, आपने याद होगा हमने सॉल्ट सॉल्यूशन लिया था, सॉल्ट और वाटर का मिक्सचर, और हमने कहा था अगर मेरे पास ये सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन है और इसको मैं खाली हीट कर दूं तो व्हाट विल हैपन, वाटर विल इवेपोरेट, और सॉल्ट पीछे रह जाएगा, सॉल्ट इज लेफ्ट। व्हाट इफ आई वांट दिस वाटर नॉट टू इवेपोरेट, और मुझे वापस चाहिए है, तो मैं क्या करूँगी, इस सॉल्यूशन को
इस कंटेनर में डाल दीजिए। ठीक है, जैसे ही आप इसके अंदर सॉल्ट सॉल्यूशन डालोगे तो हमें मालूम है सॉल्ट तो नहीं उड़ेगा। सॉल्ट उड़ेगा नहीं, इसका मतलब इस डिलीवरी ट्यूब में से क्या पास करेगा? वाटर, जो कि कंडेंस करेगा और इस डिलीवरी ट्यूब से बाहर आ जाएगा। क्या आएगा बाहर? यहाँ पर, यहाँ से आपको मिलेगा डिस्टिलेट की फॉर्म में वाटर। ठीक है जी, ये आपने इसको बर्न किया, ऑब्वियसली इसको आपने स्टैंड पे लगाया है। ठीक है जी, ट्राइपॉड लिया है, क्लैंप लगाया है आपने एक, जिसमें आपने स्टैंड लिया है आपके टेस्ट ट्यूब्स को रखने का या फ्लास्क को रखने का। कंडेंसर लगाया है, दिस इज़ वाटर इज़ कमिंग आउट, वाटर गोइंग इन, ठंडा पानी जा रहा है और ये आपकी कंडेंसेशन हुई चली जा रही है। यहाँ पे आपने एक स्टॉप कॉक लगाई है, रबर कॉक लगाया हुआ है, सो दैट नथिंग शुड बी एस्केप्ड। ठीक है, जैसे ही आपको लगेगा कि एसीटोन सारा उड़ गया या वाटर पूरा उड़ गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट रीच कर गया है, अब इससे ज़्यादा हम उड़ा नहीं सकते, जब यहाँ पे ड्रॉप आने बंद हो जाएं। ठीक है, व्हेन एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन salt water solution reaches and distillate formation किसकी भला? वाटर की। stops, it separates water from acetone, from salt. Correct? Similarly, in case of immiscible liquid like acetone and water, when at boiling point of acetone in water acetone solution reaches and distillate of acetone formation stops, it separates acetone from water, and this is what is distillation process. जिस तरह से हमने क्रोमेटोग्राफी के यूजेस देखे थे, उसी तरह से आपके डिस्टिलेशन के भी कुछ यूजेस हैं। पहले आप देखते हैं क्रोमेटोग्राफी के यूजेस क्या थे। हमने देखा था कि कलर्स अगर हमें निकालने हों, कलर्स ऑफ डाई, उनको निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, या नेचुरल रिसोर्सेज से अगर पिगमेंट्स निकालने हों, जैसे हम देखते हैं फ्लावर के इतने सुंदर सुंदर कलर्स होते हैं, उन पिगमेंट्स को निकालने के लिए भी हम इनका क्रोमेटोग्राफी का यूज़ करते हैं फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। इसके अलावा ब्लड में अगर कोई ड्रग है, उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी हम क्रोमेटोग्राफी का ही यूज़ करते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट यूजेस ऑफ क्रोमेटोग्राफी। सिमिलरली आपके फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के भी यूजेस हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बच्चों हम करते हैं कब करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन? व्हेन डिफरेंस इन boiling point of two miscible liquids is less than 25 डिग्री सेल्सियस। अगर 25 से कम हो डिफरेंस, फिर क्या करेंगे? फिर हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। सो जिस तरह से हमने क्रोमेटोग्राफी के यूजेस देखे, हमने डिस्टिलेशन के देखने हैं और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के भी देखेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन और डिस्टिलेशन में ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, बहुत छोटा सा माइन्यूट सा चेंज है एक, बाकी सब चीज़ें सेम रहती हैं, इसीलिए इनके यूजेस भी सब सेम है। सो डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के यूजेस हम साथ में ही करेंगे। सो लेट अस सी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या करना है। इसके सिर्फ स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, देखिए कैसे। ये था आपका फ्रैक्शनल सिंपल डिस्टिलेशन का। हम इसके ऊपर एक और ट्यूब लगा देंगे
जिसको हम बोलते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ट्यूब। इसके अंदर बच्चों कुछ ग्लास के बीड्स रहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ग्लास बीड्स। और ये क्या है? फ्रैक्शनल कॉलम है। फ्रैक्शनल कॉलम है और इसके अंदर ग्लास बीड्स होते हैं। लुक एट द डायग्राम गिवन इन योर बुक। ये देखिए सारा सिस्टम सेम है। ये आपका डिस्टिलेशन फ्लास्क रहा, आपका कंटेनर, आपका कंडेंसर, क्लैम्प, स्टैंड, बर्नसन बर्नर, सब चीज़ें सेम है। थर्मोमीटर भी है। तो ओनली डिफरेंस इज दिस फ्रैक्शनल कॉलम। दिस फ्रैक्शनल कॉलम आप देखेंगे इट इज़ मेड अप ऑफ ग्लास बीड्स। ग्लास के जो बीड्स हैं बच्चों इस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर, वो सिर्फ क्या दे रहे हैं? सरफेस एरिया दे रहे हैं ताकि आपके वेपर्स ठंडे हो जाएं और कंडेंस कर जाएं बार 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 बार। मान लीजिए कोई गैस ऊपर बढ़ी, पहले गर्म हो गई, ऊपर जाएगी, इन पत्थरों से, इन ग्लास के बीड से टकराएगी और ठंडी हो जाएगी, कंडेंस कर जाएगी, फिर और हीट करेंगे, फिर कंडेंस कर जाएगी। एज अ रिजल्ट व्हाट विल हैपन, इस फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि आपको ये लगे कि एक चीज़ ही पूरी की पूरी बॉयल हो गई। यहाँ मल्टीपल गैसेस निकलेंगी। एक गैस निकलेगी, वो ठंडी होकर थोड़ी नीचे आएगी, इतने में दूसरी गैस आपकी या वेपर्स जो है वो इंक्रीज कर जाएंगे। अब जो गैस ऊपर थी वो ठंडी होकर नीचे आ रही है और यहाँ से दूसरी वेपर्स जो हैं वो गर्म होकर ऊपर जा रहे हैं। इन वेपर्स की वजह से इस ऊपर वाले वेपर्स को जो कंडेंस हो रहे थे हीट मिलेगी और धीरे धीरे वो गर्म होंगे। इट इज़ जस्ट लाइक हीटिंग बाय स्टीम। आप स्टीम से, वेपर से हीट कर रहे हो, डायरेक्ट हीट से गर्म नहीं कर रहे। वेपर आके फर्दर वेपर्स को और हीट करते हैं तो टेम्परेचर स्लाइटली इंक्रीज करता है, ज़्यादा नहीं करता। एज अ रिजल्ट जो वेपर ऊपर गए, कंडेंस होने लगे थे, फिर हीट हो गए, फिर कंडेंस होने लगे, फिर हीट कर गए बिकॉज ऑफ द वेपर्स ऑफ द नेक्स्ट गैस। नाउ व्हाट विल हैपन, यहाँ से धीरे धीरे वो ऊपर पहुँचेंगे और कंडेंस होके नीचे आ जाएंगे। नाउ एज अ रिजल्ट आपका टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा नहीं रहेगा, धीरे धीरे एक के बाद एक निकलते रहेंगे और आप थर्मोमीटर से टेम्परेचर ग्रेजुअली चेक करते रहते हैं कि टेम्परेचर बहुत हाई ना हो। जहाँ यहाँ का टेम्परेचर मॉडरेटली हाई होता है, एज अ रिजल्ट धीरे धीरे वेपर्स जो हैं बारी से निकलते रहेंगे। जब ये ड्रॉप बाय ड्रॉप लिक्विड आना बंद हो जाता है, इसका मतलब एक कंपोनेंट जो है वो सेपरेट हो गया। उसके बाद टेम्परेचर बढ़ेगा तो दूसरा निकलना शुरू हो जाता है। सो इस तरह का जो फ्रैक्शनल कॉलम होता है बेटा, उसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा लिक्विड को सेपरेट करने में भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप दिस इज़ क्लियर। सो ये देखो, ये आपकी डिलीवरी ट्यूब आ गई और इस डिलीवरी ट्यूब के ऊपर हमने एक कॉक लगाई होती है सो दैट इट इज़ टोटली टाइट इनफ, कुछ भी इसमें से एस्केप ना करे। और फिर यहाँ से हम लगा लेते हैं एक अपना कंडेंसर। और ये आ गई आपकी डिलीवरी ट्यूब नीचे की तरफ। यहाँ हमने एक बीकर रखा है जहाँ से हम उसको कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से वाटर का इनलेट है, ठंडे पानी का, और यहाँ से यूज वाटर या गर्म पानी का आउटलेट निकल जाता है। ठीक है, और इस मिक्सचर में आप कम से कम दो या दो से ज़्यादा, 2 और मोर लिक्विड्स कैन ईजिली बी सेपरेटेड। करेक्ट। ये आपकी रही मैश जिसके ऊपर आपने फ्लास्क को रखा है और नीचे आपका बर्नर आ जाता है। ये आपका ट्राइपॉड आ गया, ये आपका स्टैंड आएगा जिसमें आपने इसको होल्ड किया है। करेक्ट। और ये आपका ट्राइपॉड जिसके ऊपर आपका ये खड़ा है। तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मेक द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। सो एक बार फिर से देख लेते हैं कि ग्लास बीड्स क्या करते हैं। इट प्रोवाइड्स surface area for vapors to cool and condense repeatedly। repeatedly हमने क्यों कहा है? क्योंकि जब वेपर्स ऊपर उठेंगे, मान लीजिए मेरे पास ये वेपर्स जो हैं वो किसी एक के आए, ये किसी एक के वेपर आए, ठीक है, ये ऊपर जा रहे थे, ऊपर गए, ऊपर जाके फिर वापस नीचे आ गए क्योंकि इनसे टकराए और इनका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया। अब क्या होगा, यहाँ से हमारे पास दूसरे वेपर्स जा रहे हैं दूसरी गैस के। ये देखिए
दूसरा लिक्विड है, उसके वेपर्स बनने शुरू हो गए क्योंकि हीट तो बढ़ रही है। ये ऊपर जाएंगे तो व्हाट विल हैपन, ये ऊपर जाते हुए ये नीचे आते हुए, देखो ग्रीन वाले ऊपर जा रहे हैं, ब्लू वाले नीचे आ रहे हैं। तो जैसे वो नीचे आएंगे ग्रीन वालों की एनर्जी से ये एनर्जी गेन करेंगे और फिर गर्म हो जाएंगे। ये फिर नीचे आने की कोशिश करेंगे, हम फिर गर्म कर देंगे। सो एज अ रिजल्ट यहाँ से जो आपकी गैस निकलेगी, ओके दिस डिलीवरी ट्यूब हैज़ बिन मार्क्ड इन अ रॉन्ग साइड। इन फ्रैक्शनल कॉलम डिलीवरी ट्यूब यहाँ से आएगी, नॉट फ्रॉम हियर, इट इज़ फ्रॉम हियर। ठीक है। सो ऊपर से जो गैस बन के आएगी, वेपर बनेंगे, कंडेंस हो जाएंगे एंड इट विल बी सेपरेटेड आउट। दिस इज व्हाट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। इसका प्राइम एग्जाम्पल है बेटा, यूज करते हैं हम इसको, कहाँ यूज किया जाता है, टू सेपरेट गैसेस फ्रॉम एयर। अब हमें पता है एयर के अंदर नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन गैस भी है और बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी है, आर्गन गैस भी है, बहुत सारी गैसेस इसके अंदर होती हैं। और इन सब को सेपरेट करने का हमारा तरीका क्या है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, क्योंकि देखिए नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो है -196, ठीक है, डिग्री सेल्सियस। ऑक्सीजन का है आपके पास -183 डिग्री सेल्सियस और आर्गन का होता है -186 डिग्री सेल्सियस। तो आपको मालूम है जब माइनस में होता है तो जिसका कम होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। इसका मतलब ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, नाइट्रोजन का बहुत कम है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो पहले निकल जाएगी। क्यों निकल जाएगी पहले, क्योंकि वो बार बार कंडेंस भी हो रही है। देखिए एयर का हम कैसे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं। हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एयर को लेंगे, ठीक है, उसका हम लोग प्रेशर बढ़ा के और टेम्परेचर कम करेंगे, क्योंकि ये क्या बन जाएगा फिर, लिक्विड। अब जब लिक्विड एयर हो जाएगी बच्चों, तो हम क्या करना है, इसको हमने इसको गर्म करना है, किसमें, फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर, यानी कि इन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन हम इसे हीट करते हैं। ठीक, जब हम हीट करेंगे तो क्या होगा, डिफरेंट गैसेस विल एस्केप अकॉर्डिंग टू बॉइलिंग पॉइंट्स। तो सबसे पहले गैस कौन सी निकलेगी, जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो 196 किसका है, नाइट्रोजन का, तो सबसे पहले नाइट्रोजन एस्केप करेगी। सो पहले आपको नाइट्रोजन मिलेगी, फिर आपको आर्गन मिलेगी और फिर आपको ऑक्सीजन की गैस मिलेगी। सो नाइट्रोजन आपको टॉप में मिलेगा फ्रैक्शनल कॉलम के, ये आपको मिडल में मिलेगी और बॉटम में आपको क्या मिलेगा, ऑक्सीजन गैस मिलेगी, टॉप ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। ठीक है, क्योंकि जिसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए वो नीचे होगा, जिसको कम चाहिए वो ऊपर होगा। क्यों, क्योंकि वो ठंडा हो जाएगा बिकॉज ऑफ ग्लास बीड्स। सो नाउ अगर आप देखोगे आपकी बुक में ये डायग्राम है, देखिए हमने एयर को फिल्टर किया, फिल्टर करके हमने उसे एक ऐसे चेम्बर में डाला जहाँ प्रेशर को बढ़ा दिया है, एयर अंडर प्रेशर, प्रेशर बढ़ा दिया। प्रेशर बढ़ाने की वजह से कुछ कंप्रेशन हुआ, ये एयर प्रेशर बढ़ने की वजह से आगे क्रॉस करती रही जो गर्म है अभी भी। फिर हमने क्या किया, उसको एक कंडेंसर में से निकाला। ये देखो ये कंडेंसर है, जिसे फ्रीजिंग कोल्ड वाटर हमने अंदर डाला है, उसमें से पाइप में से गर्म पानी जा रहा है और गर्म ठंडा पानी जा रहा है और गर्म होकर बाहर निकल रहा है। ये जो हवा है जो यहाँ पर देखो ऑरेंज या येलो कलर में दिखाई है, गर्म है, इस तरफ आते आते तक वो ठंडी हो गई। अब ये क्या है, पर अंडर हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर आपकी ठंडी हवा थी, कंप्रेस हो गई, कंप्रेस होने के बाद वो कैसी होगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। जब ये लिक्विड में कन्वर्ट होती है तो सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका फ्रीजिंग पॉइंट बहुत कम होता है, बहुत जल्दी फ्रीज कर जाती है, उसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं और उसका नाम क्या होता है, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज ड्राई आइस। अब ये देखिए ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, कार्बन डाइऑक्साइड के बाद जो लिक्विड हमारे पास आया, अब हमने क्या किया, हमने उसको एक जेट में से पास किया। जब बहुत ज़्यादा जेट में से पास करेंगे अचानक से एक्सपेंशन हो जाएगा, क्योंकि प्रेशर रिलीज कर रहे हो, लिक्विड एयर था, एक्सपेंशन जेट में डाला यानी कि प्रेशर कम किया,
जैसे ही प्रेशर कम किया ये गैसेस जो हैं वो एक्सपैंड हो गई, तो नाइट्रोजन सबसे पहले निकल गया। दिस इज़ आवर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है, जो चीज़ कम बॉइलिंग पॉइंट है वो पहले निकल गई, फिर आर्गन और ऑक्सीजन बीइंग हैवियर नीचे रह गई, उसे हमने गैदर कर लिया। दिस इज़ द लिक्विड ऑक्सीजन दैट वी हैव गैदर्ड इन आर वेसल। सो इस तरीके से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन की जाती है ऑफ एयर। सो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ ना लिखने का रीज़न ये था क्योंकि ये बहुत जल्दी फ्रीज कर जाती है, और फ्रोज़न कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस भी कहते हैं। मार्केट में ये इजीली मिलती है बिकॉज बहुत सारे केमिस्ट्री की लैब्स में या बहुत सारे और चीज़ों में बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में यूज़ की जाती है। सो इस तरीके से हम अलग अलग मेथड्स अप्लाई करके सॉलिड से सॉलिड, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड सॉल्यूशंस हैं हमारे पास, कुछ इमिसिबल लिक्विड्स हैं, कुछ मिसिबल लिक्विड्स हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारे पास टेक्नोलॉजी में बहुत सारे एडवांसमेंट्स हो रही हैं, तो अगर आप देखेंगे तो पानी जो हमारे पास घरों में पहुंचता है उसका प्योरिफिकेशन कैसे होता है, लेट अस सी उसकी सेग्रीगेशन कैसे होती है कि इसमें बैक्टीरियाज नहीं हो, डस्ट पार्टिकल्स ना हो, हाउ इट इज़ मेड प्योर फॉर आवर कंजम्पशन। तो आप देखेंगे कि जो वाटर वर्क्स होता है ना, जहाँ पर सारा पानी इकट्ठा किया जाता है फॉर आवर सप्लाई, हम उस रेजरवॉयर से पानी लेते हैं एंड इट गोज इनटू अ सेडिमेंटेशन टैंक। सेडिमेंटेशन टैंक में क्या होगा, जितना भी डस्ट पार्टिकल्स होंगे बिकॉज दे आर हैवियर देन वाटर, डेंसिटी ज़्यादा होगी, वो यहाँ नीचे बैठ जाएंगे। तो सॉलिड जितना भी होगा वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगा। लिक्विड को हम फर्दर फ्लो करते हैं एक लोडिंग टैंक के अंदर। इस लोडिंग टैंक में क्या करते हैं, टू सेडिमेंट दी सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़, यानी कि ये तो वो था जहाँ पर हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ डाला और रेता नीचे बैठ गया, मिट्टी नीचे बैठ गई, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिन्हें थोड़ा टाइम लगता है सेटल होने के लिए, लाइक सस्पेंशंस। सस्पेंशंस इफ़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड विल सेटल डाउन, तो वो सारा का सारा नीचे यहाँ बैठ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज लोडिंग टैंक। लोडिंग टैंक के बाद आप देखेंगे वी आर मूविंग ऑन टू दी फिल्ट्रेशन टैंक। फिल्ट्रेशन में देखिए क्या है, नीचे आपके पास सबसे पहले थोड़ी मोटे वाले पत्थर हैं, उसके बाद थोड़े बारीक वाले पत्थर हैं, उसके बाद फाइन डस्ट पार्टिकल्स हैं। अकॉर्डिंग टू दी डेंसिटी कह सकते हैं, मास कह सकते हो आप, इट इज़ गोइंग टू गेट सेटल डाउन इन टू दी डिफरेंट लेवल्स। अब यहाँ से जब पानी फ्लो करेगा, सो व्हाट विल हैपन, इट विल लीड टू, यहाँ से देखिए सारी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, इम्प्योरिटीज़ थी, वो सब यहाँ निकल गई। उसके बाद अब जो वाटर आया है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं जिसे जो कि हमें दिखाई नहीं दे रहे, यानी कि वो एक होमोजीनियस मिक्सचर टाइप हो सकता है। उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसे डिसइंफेक्ट करने के लिए हम क्लोरीन के अंदर से क्रॉस करते हैं। हम यहाँ क्लोरीन का एक सॉल्यूशन डाल देते हैं और उसके अंदर से पानी मिक्स करते हैं। नाउ क्लोरीन की प्रॉपर्टीज़ होती हैं कि वो बैक्टीरियाज को किल करता है। आफ्टर दिस क्लोरीनेशन ओनली आपकी टैप में पानी पहुँचता है। सो दिस इज़ हाउ वी प्योरीफाई वाटर इन वाटर वर्क्स इन दी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। सो प्योरीफिकेशन के स्टेप्स फटाफट देख लेते हैं हमने एक रेजरवॉयर में वाटर रखा था, उसको हमने सबसे पहले सेडिमेंट टैंक में डाला। सेडिमेंट टैंक में डालने से जितनी भी सॉलिड इम्प्योरिटीज़ थी, सॉलिड इम्प्योरिटीज़ जो हैं वो सेपरेट हो जाएंगी। दिस इज़ गोइंग टू रिमूव सॉलिड इम्प्योरिटीज़। सेडिमेंटेशन टैंक के बाद हमने उसे एक लोडिंग टैंक में डाला। इस लोडिंग टैंक में जितनी भी सस्पेंडेड पार्टिकल्स थे, सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ हैं, वो सेटल डाउन हो जाएंगी। करेक्ट। देन विल मूव टू फिल्टरेशन टैंक। फिल्ट्रेशन टैंक में हम क्या कर रहे हैं, जितने भी आपके पास हेट्रोजीनस है, अनडाउटेडली द सॉल्यूशन इज हेट्रोजीनस, तो जितने भी पार्टिकल्स हम आराम से निकाल सकते हैं विच आर टोटली डिजॉल्व। लाइक आप जब चाय बनाते हैं तो आप देखेंगे उसके अंदर कुछ ना कुछ चाय पत्ती रह जाती है, या आपने अगर मान लीजिए वाटर में शुगर को डिज़ोल्व किया है या सॉल्ट को डिज़ोल्व किया है, उसके साथ कहीं जाके चॉक की इम्प्योरिटीज़ थी, चॉक जो है वो सस्पेंडेड पार्टिकल थे, वो निकल गए,
लेकिन अब उसके अंदर अगर कुछ और पार्टिकल्स हैं जो बहुत फाइन है और पानी में घुल गए हैं उसके साथ ही, दैट कैन बी टेकन ऑफ बाय द फिल्ट्रेशन। सो फिल्ट्रेशन से हम क्या कर रहे हैं, फाइन डस्ट को निकाला है, ग्रेवल को निकाल दिया और कोर्स ग्रेवल को निकाल दिया। अब ये क्रॉस ग्रेवल है, कोर्स ग्रेवल ग्रेवल और डस्ट पार्टिकल जो है अकॉर्डिंग टू द डेंसिटी विल कम डाउन, ये नीचे बैठ जाएंगे, ये उसके ऊपर, ये उसके ऊपर, और सबसे ऊपर क्या होगा आपका वाटर। फिल्ट्रेशन टैंक में सबसे ऊपर वाटर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, हमारा सब कुछ सस्पेंडेड पार्टिकल्स एंड और सब निकल गई। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएंगी, अब हमारा वाटर जो है वो इट विल गो इनटू द क्लोरीनेटेड टैंक में, जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, क्लोरीनेशन करेंगे, क्लोरीनेशन ऑफ वाटर। क्लोरीनेशन ऑफ वाटर हमने क्यों करना है, ऑब्वियसली टू किल बैक्टीरिया। बैक्टीरिया किल हो जाएगा, उसके बाद इट विल रीच टू दी होम वाटर सप्लाई। आपकी टैप के अंदर जो पानी आएगा अब वो पहुंचेगा, एंड दिस इज हाउ वी प्योरीफाई वाटर इन वाटर वर्क। आई होप आप इस सारी के सारे फ्लो चार्ट को वर्ड्स में लिख के एक पैराग्राफ की फॉर्म में बना सकते हैं। अगर फिर भी कोई दिक्कत आए डू लेट मी नो, बट इट्स वेरी सिंपल। reservoir, from reservoir we are going to take water to the sediment tank. In the sediment tank solid impurities will be removed. From here water moves to loading tank, and in loading tank suspended impurities are removed. After the loading tank, water is sent to filtration tank where fine dust, gravel and coarse gravel are removed. Thereafter, to kill the bacteria, water is treated with chlorine, which is called as chlorination of water, and thereafter it is sent for home supply by waterworks. So इस method से जो अभी मैं आपको सारी बातें बोली हैं आप इसे लिख सकते हो आराम से। सो जस्ट बी प्रिपेयर्ड, एंड समटाइम्स बहुत कम होता है ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, 1 in 90, 1 in 100%, 1% चांसेस आ जाए तो आ जाए, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं आता है। अब कुछ टॉपिक्स हैं जो एक्टिविटी है आपकी बुक में, एक्टिविटी है 2.10 विच इज़ बेसिकली टू आइडेंटिफाई कि कंपाउंड की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। हम वो एक्टिविटी फटाफट देखते हैं। हमने ग्रुप को, इस पूरे क्लास को आपकी 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया। चलिए दो ही ग्रुप में डिवाइड करते हैं। एक को आपने आयरन फिलिंग दी और सल्फर का पाउडर दिया, ठीक है, और इसको आपने मिक्स कर दिया, करेक्ट। सेकेंड ग्रुप ने क्या किया, आयरन फिलिंग उनको भी मिली और सल्फर का पाउडर इनको भी मिला, इन्होंने भी इसको मिक्स किया, लेकिन मिक्स करने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको हीट कर दिया, ठीक। जब आप इसको हीट कर दिया तो हमारे पास एक कंपाउंड बन जाता है FeS, ठीक है, यानी कि आयरन और सल्फर इसमें भी है, इसके अंदर भी, लेकिन आयरन प्लस सल्फर है यहाँ पर, दोनों में डिफरेंस आएगा। अब देखिए क्या करेंगे, दोनों ग्रुप को ये कहा गया, एक मैग्नेट इनको दे दी गई और एक मैग्नेट इनको दे दी गई, करेक्ट। अब इन्होंने क्या किया, इस ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दोनों ने अपने अपने मिक्सचर्स को, इन्होंने FeS को और इन्होंने Fe और S को एक साथ खड़ा किया और देखा कि क्या इसमें मैग्नेट अट्रैक्ट होती है, अट्रैक्शन है कि नहीं। इन्होंने भी देखा अट्रैक्शन है या नहीं, करेक्ट। तो हमने नोटिस किया कि इसमें तो अट्रैक्शन आई लेकिन इसमें नहीं आई। ऐसा क्यों, आयरन तो उसमें भी था, बिकॉज यहाँ क्या बन गया, एक नया कंपाउंड, बिकॉज न्यू कंपाउंड इज फॉर्म्ड। अभी जो नया कंपाउंड बना है इसके अंदर आयरन और सल्फर की अलग अलग प्रॉपर्टीज हमें नहीं मिलेंगी। सो बिकॉज अ न्यू कंपाउंड हैज बीन फॉर्म्ड, द कॉन्स्टिट्यूएंट substances loses their properties। अब उनके अंदर वो प्रॉपर्टीज नहीं मिलेंगी जो कि
आयरन और सल्फर की थी, लेकिन इसमें इंटैक्ट है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स will have their properties. इसमें हमने देख लिया आयरन की प्रॉपर्टी हमें मिल रही है, इट इज़ बीइंग अट्रैक्टेड। इसमें आयरन की प्रॉपर्टी हमें नहीं मिलती है, इट इज़ नॉट अट्रैक्टेड, यहाँ अट्रैक्ट हो रही है। तो आयरन की प्रॉपर्टी मिल रही है हमें, ओके। चलिए हमने आयरन का तो देख लिया, अब हम क्या करें। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, करेक्ट, पहला एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा एक्सपेरिमेंट देखते हैं दोनों का, यहाँ कर लेते हैं दूसरों का दूसरा एक्सपेरिमेंट। दूसरे एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, दोनों में हमने कार्बन डाइसल्फाइड ऐड किया, इसके अंदर भी कार्बन डाइसल्फाइड ऐड कर दिया और इसके अंदर भी कर दिया। तो हमने क्या करना है बेसिकली, पहले इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर लो, एक पार्ट ये बना दिया, एक पार्ट ये बन गया, लेट अस से सेकंड पार्ट। सिमिलरली इसको भी डिवाइड कर दिया, हम इनका भी नाम दे देते हैं, लेट अस दिस इज 3 पार्ट एंड दिस इज द 4th पार्ट। थर्ड एंड द सेकेंड पार्ट, दिस इज द फर्स्ट पार्ट। ठीक है, पहले पार्ट के अंदर आपने यहाँ कार्बन डाइसल्फाइड डाला और इसके एक पार्ट के अंदर आपने कार्बन डाइसल्फाइड डाला। ठीक है जी, इसको आपने अच्छे से मिक्स किया और फिल्टर कर लिया, इसको भी आपने मिक्स किया और फिल्टर कर लिया। और सेकेंड पार्ट के अंदर हमने एक एसिड ऐड किया है, या तो सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों या HCl ऐड कर दिया, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके अंदर भी हमने क्या किया, सेकेंड पार्ट के अंदर H2SO4 या फिर HCl ऐड कर दिया, एनी ऑफ दीज कैन बी एडेड टू इट, करेक्ट। अब होगा क्या, इसका हमने देखा रिएक्शन क्या हुआ और इसका भी हमने देखा रिएक्शन क्या हुआ। इसके अंदर क्या होगा बच्चों, जब आयरन कोई भी मेटल या नॉन मेटल एसिड से रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस जो है वो लिबरेट होती है। दीज रिएक्शंस यू विल लर्न इन योर हायर क्लासेस हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग। फॉर द टाइम बिंग आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जब आयरन और सल्फर मेटल या नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करता है। और जो हाइड्रोजन गैस है ना बच्चों, ये होती है ऑर्डरलेस, ना इसकी कोई स्मेल होती है, ना ही इसका कोई कलर होता है, और ये कंबस्टिबल होती है, यानी कि इसके निकलने से आग लग सकती है। सो इसीलिए इसको हम जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो बहुत ध्यान से करना होता है। और यहाँ पे गैस निकलेगी बच्चों H2S, होगा क्या, यहाँ रिएक्शन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ। चलिए, FeS के साथ जब आप H2SO4 को ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा FeSO4 प्लस H2S गैस। होगा क्या, ये जो आयरन है ना बच्चों, ये जाके हाइड्रोजन की जगह आ जाएगा और हाइड्रोजन को ये बाहर निकालेगा, सल्फर, और ये सल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा। ये सल्फर जो है वो H2 के साथ निकल जाएगी। सो दीज टू टुगेदर विल फॉर्म H2S गैस। और आयरन और सल्फेट जो हैं ये दोनों कंबाइन करेंगे और FeSO4 बना देंगे। सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस रिएक्शन इन केस ऑफ FeS प्लस H2S। चलिए, जब ये किया तो Fe का भी देख लेते हैं। Fe अगर हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ या HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो आपको क्या मिलेगा, ये आयरन बच्चों हाइड्रोजन को जीने नहीं देता, ठीक है, ये इसको बाहर निकाल देगा, तो हाइड्रोजन गैस बाहर चली जाएगी और यहाँ क्या बन जाएगा, FeSO4। सिमिलरली ये आयरन जो है ये हाइड्रोजन को बाहर निकालेगा इन द फॉर्म ऑफ H2 गैस, यहाँ क्या बनाएगा, FeCl2, और ये 2 मॉलिक्यूल्स रहते हैं। ठीक है, सो इस तरीके से आपके पास दोनों अलग अलग चीज़ें निकालेंगे। सिमिलरली अगर यहाँ सल्फर हो जाता तो भी आपको हाइड्रोजन गैस ही लिबरेट होती। और हाइड्रोजन गैस है ना बच्चों, ये बहुत गंदी गैस होती है, इट इज़ वेरी वेरी बैड गैस, पंजेंट स्मेल होती है इसकी, जस्ट लाइक रॉटन एग्स। सो आप देख सकते हैं हमारे पास सामान वही था, आयरन और सल्फर, लेकिन जब हमने इसको हीट कर दिया था तो हमारे पास एक नई चीज़ बन गई थी। और देखो बिल्कुल रिएक्शंस भी अलग अलग प्रोडक्ट्स दे रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन मिलती है, हाइड्रोजन सल्फाइड मिलती है, ये देखिए अट्रैक्ट हो रहा है, यहाँ अट्रैक्ट नहीं हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ दी
प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड। क्या है वो प्रॉपर्टीज कंपाउंड की? कंपाउंड्स हैव फिक्स्ड रेशो of components. For example, H2O, FeS, H2SO4, ये सब कंपाउंड्स हैं बच्चों। H2S है ना, हमने सारी चीज़ें देखी। These all are compounds which are made up of 2 or more than 2 atoms or elements। ठीक है जी। नंबर 2 आप देखेंगे, they have properties different from its constituent elements, जो कि हमने अभी अभी एक्सपेरिमेंट में देखी। सो दिस इज व्हाट इज कंपाउंड। लास्टली वी नीड टू सी व्हाट इज एन अलॉय। बच्चों अलॉयज जो हैं आर मिक्सचर्स ऑफ 2 or more metals or a metal and a non-metal। या तो खाली मेटल का या मेटल और नॉन मेटल का होगा मिक्सचर, विच कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मेथड, which cannot be separated by physical method into its components और constituents। करेक्ट। अब ये मिक्सचर होता है बेटा क्योंकि इसके अंदर फिजिकली सेपरेट नहीं कर सकते, लेकिन उसकी क्वालिटीज़, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं एलिमेंट्स की, वो इंटैक्ट रहती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं अलॉय की। एक वी हैव ब्रास। ब्रास के अंदर बच्चों होता है जिंक एंड कॉपर इन द रेशो 30% एंड 70%। सिमिलरली आपके पास आता है ब्रॉन्ज विच कंसिस्ट ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है। स्टील भी बच्चों एक अलॉय होता है जो आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। सो और इसके अलावा आपके पास और है एक सोल्डर, ये भी एक अलॉय है। सो अगर कंपोनेंट्स देखेंगे तो ब्रास के सोल्डर में आपको मिलता है लेड एंड टिन। लेड इज Pb एंड टिन इज Sn। और बच्चों कहीं भी जहाँ भी अलॉयज में मरकरी आ जाए, सो इफ मरकरी इज देयर इन अलॉय, सो दोज अलॉयज are called amalgams। So amalgam क्या है? Alloy of mercury। Alloy of mercury is called as mercury। Alloy of mercury is called as amalgam। So with this we end this chapter। I hope you enjoyed and you could understand the concepts। Please keep studying, stay safe and good night।